Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Let me know the last part of the last lecture. क्या किया था बेटा? सर हमने एम्पलीफायर्स किया था। अच्छा, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू करो क्विकली. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क. चलिए लिखिएगा. Energetics of reaction. आप लोगों ने बुकलेट फिनिश कर लिया बेटा? Have you completed booklet? Am I audible? सर आइसोमेरिज्म का हाँ, आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं ना. सर बाकी है। बाकी है हमारा लेक्चर. इसमें एक तो आज है, कल है ना. आप हाँ आज को फिनिश करिए. कल हम लोग बुकलेट डिस्कशन करेंगे. आज उसको पक्का फिनिश कर लेना. अब फिनिश करने का मतलब है यू जस्ट अटेम्प्ट. कौन बोल रहा है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए? आपको बुकलेट फिनिश करनी है. मतलब हर क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट जरूर कर लें. सो टुमारो देयर विल बी बुकलेट डिस्कशन. सो बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, ये आप एकदम इसको फिनिश कर लेना. और फिर आपके पास वेडनेसडे, थर्सडे आपका इसी सैटरडे को टेस्ट है. यस सर मेजर टेस्ट। यस सर। हाँ, तो आपके पास हेलो सर। वेडनेसडे. कौन बीच में कोई कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है? सर एक्चुअली कल है ना वो टेस्ट पोस्टपोन्ड हो गया था, तो आज वापस टेस्ट है। हाँ, तो टेस्ट ही तो देना है, तो इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? दस बाद में इतना टाइम नहीं, बुकलेट का थोड़ा ज्यादा बाकी अरे है। भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमको 22 तारीख वाले में मार्क्स लाना है, या आज के टेस्ट में मार्क्स लाना है, या कल के टेस्ट में मार्क्स लाना है? तो किसमें 22 तुम मार्क्स तारीख लाना को चाहते हो, ये बताओ पहले. तो 22 वाले। 22 वाले में ना, तो आप थोड़ा सा, अगर TWT बीच में फंस भी रहा हो तो उसको थोड़ा सा आप बस टेस्ट दे दो. इतना ज्यादा टेंशन मत लो उसका, नहीं तो सब कुछ खराब कर बैठोगे. ठीक है ना. तुम्हारा अल्टीमेटली मार्क्स जो डिस्कशन होता है पेरेंट का, टीचर का, मैनेजमेंट का, वो इन्हीं एमटीज के बेसिस पे होता है कि हाउ डू यू परफॉर्म इन एमटीज. TWT के बेसिस पे नहीं होता है. तो अभी तक जो तुमने TWT के लिए पढ़ा है दैट इज ओके. उसके बाद आप टेस्ट दे देना. व्हाट आई एम सेइंग वो सुनो पहले. बुकलेट डिस्कशन कल होगा. ये केवल बुकलेट डिस्कशन होगा किस पे? आइसोमेरिज्म पे. आप मेरी बात मानिए, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे. इधर उधर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा. फिर मैंने बोला कि उसके बाद आपके पास ट्यूसडे, कल का दिन है, क्योंकि मॉर्निंग में ही लेक्चर है अपना. और कल कल के बाद आपके पास वेडनेसडे है, थर्सडे है. और फिर हमारा लेक्चर परहैप्स फ्राइडे को है, राइट. तो फ्राइडे जो है, बिकॉज आपका नेक्स्ट डे लेक्चर है, तो मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ाऊंगा. तो फ्राइडे आपका IUPAC,
जीओसी और जो आइसोमेरिज्म, ये तीनों चैप्टर्स का आप उसमें कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं, काइंड ऑफ रिवीजन जैसा आप उसको मानकर चलिए। तो ये हम करेंगे सो दैट आपका 22 का जो पेपर है उसमें आप मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। मेरी बात सबको क्लियर है? यस सर। आप प्लीज Yes. ट्राई करिए बुकलेट। मैं ये नहीं कह रहा हर क्वेश्चन आपको जान लगा देनी है कि आना ही चाहिए बुकलेट बुकलेट का। अरे भाई एटलीस्ट आप रीड कर लो हर क्वेश्चन को, एक आइडिया ले लो कि आई एम एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है, ओके आई कैन डू दिस, ओके आई कैन डू दिस, कुछ ऐसा कर लो। कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर लो सारे क्वेश्चन। एक आइडिया होना चाहिए भाई इस लैंग्वेज में, इस स्टाइल में दे आस्क क्वेश्चन। तुम लोगों को ये चीज सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मानकर चलें कि आप सब पूरा दमखम लगा करके हर एक बुकलेट का हर एक क्वेश्चन उस स्टाइल से सॉल्व करें। टाइम के हिसाब से चीजों को मैनेज कर लिया जाता है, कोई चीज छोड़ी नहीं जाती है। उस जैसे मैंने बोला कि आप TWPT, ऐसा तो है नहीं पोस्टपोन हुआ का क्या मतलब, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है। अगर पोस्टपोन हुआ इसका मतलब पहले वो डेट थी तो आपने उसके पहले पढ़ा होगा तो उसको फिर टेस्ट दे, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, सिंपल सी बात है। चलिए, सो कल हमारा बुकलेट डिस्कशन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर उन बच्चों से जो रियली इंटरेस्टेड है मार्क्स लाने के लिए, जेई में रैंक लाने के लिए, वो जरूर बुकलेट को फिनिश कर लें। मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था कि बुकलेट फिनिश करें, हम डिस्कशन करेंगे किसी एक लेक्चर में। तो परहैप्स कई लोगों ने किया भी होगा जो सिंसियर होंगे। जो आगे को कुछ करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इस बुकलेट को अटेम्प्ट करेंगे और हम कल डिस्कशन करेंगे। चलिए वापस इधर आते हैं। लिखिएगा इसमें बेटा छोटा सा नोट, एनर्जेटिक्स ऑफ रिएक्शंस में। इन ऑर्डर फॉर अ रिएक्शन, in order for a reaction to take place, in order for a reaction to take place spontaneously, in order for a reaction to take place spontaneously, the free energy of products must be lower than free energy of reactants. Lower than the free energy of reactants. Perhaps thermodynamics में ये चीज आपने पढ़ रखी है, ठीक है, ये लिख लीजिए आप और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लिखिएगा यस और नो।
बेटा सब लोग पार्टिसिपेट किया करो। सिंपल सा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का डाला है। चलिए, अब कई लोगों ने आंसर किया है, फिर भी बहुत सारे लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। अभी जो लेट ज्वाइन किए उनके लिए प्लीज कंप्लीट योर बुकलेट आइसोबेरिज्म, और टुमारो वी हैव लेक्चर, सो हम लोग कल लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। परहैप्स कई लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया होगा, मैंने बहुत दिन पहले से बोल रखा है। और आपका 22 को टेस्ट है, तो प्लीज आप आज बुकलेट कंप्लीट करना। कंप्लीट करने का मतलब है एटलीस्ट आप हर एक क्वेश्चन को देख लेना, अटेम्प्ट कर लेना, पढ़ लेना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ कर नहीं सकता, तो इसीलिए मेरी एडवाइस रहती है एटलीस्ट आप एक बार रीड करें हर क्वेश्चन, स्टाइल लर्न करें कि हाउ डू दे फ्रेम क्वेश्चंस। एग्जाम में आया तो वो लैंग्वेज कैसी होगी, कैसा फ्रेम किया होगा। सो दोज थिंग्स यू हैव टू रीड। जब आप क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करेंगे तो ये सब पता चलता है। चलिए, इसके लिए लिखिएगा, पहली चीज तो इसमें लिखिए नो। आगे लिखिएगा, इट इज नेसेसरी। नो के बाद कॉमा लगा देना। इट इज नेसेसरी but not sufficient condition. It is necessary but not sufficient condition. It is necessary but not sufficient condition. In order for a reaction to take place, in order for a reaction to take place, free energy of activation must be added. Free energy of activation must be added. सबने लिख लिया बेटा? It is necessary but not sufficient condition. Full stop. In order for a reaction to take place, free energy of activation must be added. देखो सब सिंपल सी चीज है, every process takes place at a particular energy level, right? तो अगर आप एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसा आता है। तो इट्स नॉट अबाउट फ्री ना, अगर मैं डेल्टा जी वर्सेस भी लिख दूं, यहाँ डेल्टा जी लिख दूं, तो ये जो एनर्जी आपका आएगा ना, डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट्स, डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन आ गया। लेकिन ये जो है ना, बिना इसके सप्लाई के प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड नाम से ही पता चलता है कि रिएक्शन स्टार्ट हो गई, एक्टिवेटेड वे में है। ठीक है, और इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो पॉइंट ये है, until and unless you supply this much energy, process will not initiate even if delta G of the reaction is less than 0. क्या सबको ये बात समझ में आ गई बेटा? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला बेटा, मैंने क्वेश्चन दिया था कि is delta G less than 0 both necessary and sufficient condition for a reaction to occur spontaneously? तो उसका आंसर लोगों ने दिया, फिर मैंने बताया नो, इट इज नेसेसरी, यानी डेल्टा जी लेस देन 0 नेसेसरी तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं। ठीक है, पैरेलली तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या तुमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सप्लाई किया। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी सप्लाई कर दिया तो प्रोसेस डेफिनेटली होगा।
इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता और तुमने ये एक्टिवेशन एनर्जी भी सप्लाई की होती तो भी प्रोसेस नहीं हो पाता। अभी सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ये ड्रॉ कर लो बेटा। R मीन्स रिएक्टेंट, P मीन्स प्रोडक्ट। गाइस कुछ एक आध और ग्राफ बना लीजिएगा। ये जो ग्राफ होता है ना, ये वन स्टेप रिएक्शन के लिए है। वन स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अगर एक से ज्यादा स्टेप्स की रिएक्शंस होती हैं तो ग्राफ थोड़ा सा बदल जाता है। इसको रिमूव कर दो। शुड आई चेंज द पेज? यस सर। मोर देन वन स्टेप्स के लिए ग्राफ ऐसे होते हैं। यहाँ रिएक्टेंट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, फिर एक इंटरमीडिएट आएगा लाइक दिस। यहाँ प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये इंटरमीडिएट। तो इसका मतलब रिएक्शन रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट गई जिसका ट्रांजिशन स्टेट 1 बनाया, फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट गई जिसका तुमने ट्रांजिशन स्टेट 2 बनाया। इनको ऐड कर दोगे तो इंटरमीडिएट विल गेट कैंसल्ड, सीधे सीधे आपको ये मिला। सेम वे में दूसरा है, बट डिफरेंस ये हो गया कि जो पीक है वो आपको देखो क्लैरिटी देगा। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1 नीचे है, ये इंटरमीडिएट। तो ये रेयरली बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राफ ये रहेगा। तो हम ज्यादा कुछ इसमें बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। आप बस इतना लिख लो कि मोस्टली ये वाला ग्राफ रहता है। कहाँ पर ऐसा आएगा विल डिस्कस लेटर ऑन। तब तक के लिए मान के चलेंगे कि अगर 2 स्टेप है तो ग्राफ ऐसा होगा, 3 स्टेप होगा तो इसके अकॉर्डिंगली आप फिर और बढ़ा दोगे ग्राफ का डिजाइन, आप ऐसा करना शुरू कर दोगे, ऐसे ये इस तरह से आप कर दोगे। तो ये 3 स्टेप्स का ग्राफ हो गया। तो मोस्टली हम इसी सेंस में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको जरा एक बार कॉपी कर लो, देन आई विल गिव यू 2-3 नोट्स। जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको फिर से बता देते हैं, प्लीज आज बुकलेट फिनिश कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, एक बार हर एक क्वेश्चन को जरूर रीड कर लेना। जरूरी नहीं कि आप आंसर तक पहुंच जाएं, just read each and every question given in the booklet isomerism. Tomorrow we will discuss booklet, ठीक है। और हमारा सैटरडे को और संडे को टेस्ट है, तो अपने को प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंगली करनी है। छोटे मोटे टेस्ट के पीछे मत भागना। अभी तुम्हारा जो भी मेन टारगेट होगा वो मेजर टेस्ट पे मार्क्स लाना होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए फ्राइडे के दिन भी हम लोग आइसोमेरिज्म, जीओसी और जो ये आईयूपीएससी है इसका पूरे का एक आप डाउट्स भी पूछ सकते हो उसमें, और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेंगे।
सबने ड्रॉ कर लिया बेटा? यस सर। लिखिएगा, if reaction takes place, if reaction takes place in more than one steps, if reaction takes place in more than one steps, एक बार सब लोग चैट बॉक्स में जिन लोगों ने जितना भी अटेम्प्ट किया है इसमें मेरे से एक आइडिया मुझे दे दो, जस्ट राइट देयर जो एक्सरसाइजेज आपने अटेम्प्ट किए कंप्लीटली और पार्शियली, तो एक बार लिख दो तो मेरे को आइडिया लगेगा कि पता चला कि ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट कर रखी है और मैं फालतू में ही वरी कर रहा हूँ। सो एक बार आप जरूर लिख दीजिए कि मैंने ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली है, ठीक है, और उसको जस्ट मेरे आइडिया के लिए लिखिएगा। If reaction takes place in more than one steps, number of intermediates number of intermediates is one less than number of steps. One less than number of steps. ये लिख सकते हैं आप। और फिर लिखिएगा नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स, देखो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं, मोस्टली हमने फिनिश किया हुआ है, वेरी गुड। जिस भी असाइनमेंट तक लिखा है टिल दैट आप लिख सकते हो, वो मेरे को आइडिया है कि कौन आगे पीछे क्या है। और जिन्होंने नहीं किया है वो आज जरूर हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है, वेरी गुड। एंडिंग के 10-12 बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैंने खुद कराए हैं, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फटाफट हो जाएगा, वेरी गुड। एंडिंग के 10-12 बाकी हैं, वेरी गुड। गेट इक्विप्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने क्लासरूम में कर लिए हैं, तो आप जब अटेम्प्ट करने बैठोगे ना तो आप फटाफट हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जरूर एक बार सब क्वेश्चंस को रीड कर लेना, है ना, इससे क्या होगा जब क्लास में डिस्कस करेंगे, मान लीजिए आप नहीं कर पाए पूरा लेकिन आपने रीड किया हो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। सो हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को रीड जरूर करेगा, और जहां पर भी आप लिखें, मतलब जहां सॉल्व कर रहे हो वो रफ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फेयर वाला बुक होना चाहिए, और लिखें क्वेश्चन नंबर दिस और डन अटेम्प्टेड। अटेम्प्टेड का मतलब आ गया ऐसा नहीं, अटेम्प्टेड का मतलब तुमने किया है, एक बार उसको देख लिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये कॉपी कर लो बेटा। आंसर। सर इसमें फर्दर आप लिख लीजिएगा, स्लोवेस्ट स्टेप इज rate determining step. Slowest step is rate determining step, RDS. और ये कौन सा स्टेप होता है? जनरली स्टेप, जनरली क्या, मैं ऐसे लिख देता हूं, स्टेप लीडिंग टू हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट, स्टेप लीडिंग टू हाईएस्ट
ट्रांजिशन स्टेट। देखो बहुत सिंपल है। मान लो कि एक ऐसी रेस हो रही है जिसमें चार चार लोग टीम बनाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये बैरियर है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जब चारों लोग क्रॉस कर लेंगे बैरियर को तभी टीम का टाइम काउंट होगा। तो अगर टीम में कोई एक बंदा बहुत ही स्लो दौड़ता है तो यानी कि वो डिसाइड करेगा कि टीम विनर होगी कि नहीं होगी। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, इसीलिए आपने यहाँ पर लिखा कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि प्रोसेस फिनिश हुआ, कितने टाइम में फिनिश हुआ, ये स्लोवेस्ट स्टेप डिसाइड करेगा, फास्टेस्ट स्टेप डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, पता चला ये भागकर फटाफट क्रॉस कर लिया, ये भागकर फटाफट क्रॉस कर लिया, ये भागकर फटाफट क्रॉस कर लिया, लेकिन ये बंदा बेटा मडियल स्टाइल में चल रहा था, तो ये अगर स्लो चलेगा तो टीम इंतजार करेगी, भाई क्रॉस करेगा तो हमारी टीम विनर होगी, बट ये स्लोवेस्ट पर्सन निकला, ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं कर पाया, टीम हार गई। तो इसमें यही चीज है कि अगर एक से ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो आपको वो स्टेप पे नजर रखनी है जो स्लोवेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जनरली अगर ग्राफ आपके पास है तो आप ये डिसाइड कर लोगे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। कैसे पता चलेगा? भाई जिसका ट्रांजिशन स्टेट हाई है तो उसके पार्टिकल्स को जंप करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी अगर उतनी अवेलेबल नहीं है तो कम पार्टिकल्स ऊपर जा पाएंगे ना। तो ये जो हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट वाला स्टेप है, यही जो है हो जाता है आरडीएस। सेकेंड थिंग, हमने लिखा मोस्टली यही रहता है, तो मोस्टली हम बोल पाएंगे कि इंटरमीडिएट फॉर्मेशन स्टेप इज आरडीएस। हम इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, है ना। पता चला कि 1000 केसेस में एक आध ये है और उसके चक्कर में तुम हर जगह कंफ्यूज हो रहे हो, तो हम इसको भूल जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। जब कभी वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में आएगा तब उसकी बात करेंगे, उससे पहले हम हमेशा यही बात करेंगे। तो वो पॉइंट भी आप लिख लो, लिखिएगा। जनरली जनरली formation of generally formation of formation of intermediate occurs generally formation of intermediate occurs generally formation of intermediate occurs in RDS, rate determining step. लिख लिया? यस सर। और एक बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, उसको कलर्ड वे में लिखो बॉक्स वगैरह के अंदर बंद करके, ये थ्रू आउट हम यूज करेंगे आगे। लिखिएगा, generally more stable intermediate implies more rate of reaction. Generally more stable intermediate implies more rate of reaction. सबने लिख लिया? यस सर। देखो इसमें एक खास बात ये है कि रिएक्टेंट से मान लीजिए इंटरमीडिएट बना, है ना, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। उनको क्या लगता है कि अगर ये स्टेबल है, तो फिर ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो रेट कम होना चाहिए। जबकि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि जनरली मोर स्टेबल इंटरमीडिएट इम्प्लाइज मोर रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कब कंप्लीट होगी? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पूरा बन जाए। इसका रेट वो कह रहा है कि इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ज्यादा स्टेबल तो ये ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं कि ये अगर स्टेबल हो गया तो ये प्रोडक्ट क्यों बनाएगा,
क्या आप मेरे पॉइंट को समझ पाए? जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, इज इट क्लियर जो मैं बोलना चाहता हूँ? वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में आया या आप बिल्कुल श्योर हो? यस नो कुछ तो बोलो यार। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि मैं किसी पेड़ पौधों को पढ़ा रहा हूँ। यू आर ह्यूमन, यस तो वी सर, कैन टॉक। यस सर। चलिए, सो इसमें एक बात ये माइंड में रखनी है कि जो इंटरमीडिएट होता है, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ 1000 मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के। ये 1000 मॉलिक्यूल कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे वो डिपेंड करेगा कि ये पहला स्टेप कितना होता है। अगर 1000 मॉलिक्यूल में एक ही या दो ही लेटर से इंटरमीडिएट बनते हैं तो प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा? वो इंटरमीडिएट्स। लेकिन अगर इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो 1000 मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे तुम्हारे 1000 इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर इंटरमीडिएट हो सकता है 90 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बनेगा तो वो फिर इंटरमीडिएट बनेगा ही नहीं, मतलब रिएक्टेंट ही कन्वर्ट नहीं हुआ इंटरमीडिएट। और अगर रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट की जो भी मॉलिक्यूल्स है वो इसी बात पे तो डिपेंड करता है कि कितने इंटरमीडिएट्स अवेलेबल है। जितने ज्यादा इंटरमीडिएट अवेलेबल हो जाएंगे उतना प्रोडक्ट बनने का चांस बढ़ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को बिना किसी रुकावट के आपको यूज करना है। कोई माइंड में अगर कंफ्यूजन भी हो जाए तो कंफ्यूजन को रिमूव कर देना और इसी को आप यूज करके आंसर्स निकालना। दोबारा बोल रहा हूँ, generally more stable intermediate implies more rate of the reaction। इसको भूलना नहीं है। दिस इज वेरी 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 स्पेशल स्टेटमेंट। चलिए, आई होप आप इसको डील कर पाए। ये हो गया। चलो, एक और चीज आप लिख लो। बेटा बताइए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? सर एनर्जी लेना। एनर्जी इज एब्सॉर्ब, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज। दो और वर्ड्स हैं इसी तरह के, अनफॉर्चुनेटली लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सर्गोनिक और एक होता है एंडरगोनिक। ठीक है, तो जैसे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक डेल्टा एच के लिए था, ये डेल्टा जी के लिए है। लेकिन जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक था वो प्रोसेस होगा या नहीं होगा ये डिसाइड नहीं करता था। जैसे डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। बोथ प्रोसेसेस, केवल ये था डेल्टा जी लेस देन जीरो तो प्रोसेस होगा, जिसको स्पॉन्टेनियस बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट था, दिस वाज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर डेल्टा जी लेस देन जीरो का मतलब हुआ प्रोसेस इज हैपनिंग, मतलब स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेस होते हैं उन्हीं को आप बोलते हैं एक्सर्गोनिक, और जो नहीं हो पाते उनको बोलते हैं एंटरगोनिक। तो इसको लिखिएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये लिख लीजिए बेटा सब लोग।
या बेटा सबने कॉपी कर लिया? डन सर, डन सर। यस सर। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखिएगा, काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। There are many cases in which under a given set of reaction conditions, compound can undergo competing reactions. Compound can undergo competing reactions to give different products. देखो एक ग्राफ के हिसाब से तुम्हें समझाते हैं, बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। ये रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको आप बोल रहे हो सी। यही रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट बी। ठीक है, ऐसे ही मैंने बी और सी लिख दिया। ये है ट्रांजिशन स्टेट किस प्रोडक्ट की? इसमें मैं इसको बी और सी लिखने के बजाय P1 P2 लिख देता हूँ। प्रोडक्ट है तो फिर P1 P2 ज्यादा रहेगा। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट फॉर P1, ये है ट्रांजिशन स्टेट फॉर P2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर होगा। यानी कि हम अगर लिखेंगे तो R पैरेलली बी बार लिख दे रहा हूँ, P1 भी दे रहा है और P2 भी दे रहा है। किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। अब मेरे को आप सब ये बताओ कि किसका ट्रांजिशन स्टेट छोटा है बेटा? नीचे बैरियर किसका कम है? सब P2। P2। ठीक है, बैरियर बोल रहे हैं। बैरियर का मतलब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो रेट क्या होता है? रेट होता है हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो कैन आई से if barrier is low, more reactant molecules will be able to cross barrier and more number of molecules of the products will form. Is it true? नो सर। यस सर। ध्यान से सोच के बोलिएगा सब लोग। हाँ, क्योंकि बैरियर जितना ऊपर होगा, आप ऐसे समझ लो कि मान लो मैं जो है बैरियर यानी टेस्ट पेपर डिफिकल्ट बना दूं, तो क्या ज्यादा बच्चे पास कर पाएंगे या कम बच्चे पास कर पाएंगे? सिंपल सी चीज है, कम बच्चे पास कर पाएंगे। अगर पेपर इजी कर दूंगा तो ज्यादा बच्चे एग्जाम को पास कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है। वैसे ही यहाँ पर है, एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो बैरियर जितना हाई होगा यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स लगेगी। ज्यादा मॉलिक्यूल्स अगर नहीं है अवेलेबल है रिएक्टेंट के, ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी अवेलेबल नहीं है मॉलिक्यूल्स के पास, तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये चीज आप नोट करके अपने हिसाब से अपने स्टाइल में लिख लो।
ठीक है, कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नीड टू क्रॉस एनर्जी बैरियर. If energy barrier is high, less molecules will be able to cross barrier, so rate will be slow. If barrier is down, if transition state is low, more molecules can cross energy barrier, so rate of the reaction will be fast. ऐसा करके आप अपनी स्टाइल में लिख लो यहाँ. Sir, can you repeat the note on kinetic and thermodynamic control of product? मैंने कोई नोट अभी तक उसके लिए बोला नहीं है, मैंने ऐसे आपको रफ मैनर में बताया और मैंने कहा उसको आप अपनी लैंग्वेज में अपनी स्टाइल में लिख लो कि बैरियर कम होगा तो रेट बढ़ता है, बैरियर ज्यादा होगा तो रेट कम हो जाता है. वो सब आप अपनी स्टाइल में लिख लो. अगर चाहो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, बट लिखाऊंगा नहीं इस पे कुछ. लिखना अपनी स्टाइल में है. तो नहीं सर, वो आपने जब स्टार्ट में बोला था ना, there are many cases in which in which under a given set of reaction conditions, compound can undergo competing reactions to give different products. सबने लिख लिया बेटा? जो राइट हैंड साइड में मैंने एक्सप्लेन किया उसके बारे में. 1 minute sir. अच्छे से उसको लिख लीजिएगा. ये सब की नॉर्मली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस एनर्जी बैरियर टू फॉर्म प्रोडक्ट. इफ एनर्जी बैरियर इज हाई, less number of molecules will be able to cross barrier, so rate will be slow. If barrier is down, transition state is down, more number of molecules will be able to cross energy barrier, so rate will be fast. ऐसे करके आप लिखिएगा. Done sir. Then, अब इस पे आ जाए. सबने कर लिया ना बेटा? Should I start discussion of this RP1 P2? Yes. अब आप ध्यान से देखकर बताओ कि अगर आपको ये चीज मैंने बता दी है तो किस प्रोडक्ट का रेट ज्यादा होगा? प्रोडक्ट 1 P2 का. P2. P2 का रेट ज्यादा होगा. तो सब लोग यहाँ पर लिख लें कि फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 is greater than rate of formation of product P1. ये सब डिफिकल्ट वाली सिचुएशंस हैं एडवांस लेवल पे. तो अगर ये समझ में आ जाए तो अपने को थोड़ा सा अपनी तारीफ करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए कि आप कुछ कर सकते हैं. ठीक है, पार्टिसिपेट करना सीखिए.
मेरे पास कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये मेरे लिए, मैं जैसे सपोर्ट बैच में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो डिमांड करते हैं कि सर आप टेस्ट पेपर्स भेजिए उनको, मैं टेस्ट पेपर करवा देता हूँ क्लासरूम में। आप ऐसे कुछ करते ही नहीं, आप बुकलेट ही फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। चलिए अब इधर वापस आते हैं, सबने लिख लिया बेटा? आप सब पढ़ाई करिए बेटा, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरे बैचेस के बच्चे, पेरेंट्स बात करते हैं कि सर आप 1-on-1 सेशंस लेते हैं क्या, आप बताइए हमको। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप खुद ही उस तरह से पढ़ नहीं रहे हैं। चलिए इसमें लिख लिया सबने, फिर आगे इसमें लिखेगा सो R2P2, R2P2 ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्योंकि रेट ज्यादा है ना, रेट मतलब काइनेटिक्स, तो हम बोलेंगे केसीपी। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट तो नहीं है बेटा केसीपी को लेकर के? नो सर। No, sir. नो सर। अब आप ये देखिए, ये बैरियर कोई क्रॉस क्यों नहीं कर पाता? मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का एक बैरियर को क्रॉस क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है, उसके पास उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी अवेलेबल होगी। क्या सब इस बात से एग्री करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाएगा? Yes, sir. सर। बढ़ जाएगा, राइट, बढ़ जाएगा। यानी कि अब वो छोटा बैरियर हो या बड़ा बैरियर हो, दोनों को क्रॉस कर पाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो हम Yes, sir. लोग लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, इफ टेम्परेचर इज हाई, और तो आगे लिख देंगे बैरियर इज नॉट अ प्रॉब्लम। यानी अब बैरियर के ऊपर तो रेट डिसाइड नहीं हो रहा, मतलब प्रोडक्ट कौन बनेगा, रेट छोड़ो, प्रोडक्ट कौन बनेगा ये इस बात पे डिसाइड नहीं हो रहा है कि बैरियर किसका नीचे है। अब इस बात पे डिसाइड होगा कि हायर टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो देख कर बताओ इन दोनों में से प्रोडक्ट कौन स्टेबल है, P1 की P2? जिसका एनर्जी कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। P1. P1. ये कॉमन सेंस की बात हो गई। तो P1 अगर ज्यादा स्टेबल है तो हाई टेम्परेचर पे वही एग्जिस्ट करेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। उसको बोलते हैं थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, यानी इसको बोलेंगे टीसीपी। क्या सबको समझ में आया बेटा टीसीपी का क्या मतलब है? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये चीज आप लिख लीजिएगा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस या टेम्परेचर इज हाई, then barrier is not a problem because reactant molecules have enough energy to cross barrier. So product formed will be dependent on stability. P1 is more stable, so P1 will exist and it is called thermodynamically controlled product.
डन, सबने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so this is all about thermodynamic and kinetic control. अब इसमें आप एक लिखेगा rate law expression. Rate law expression. बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ क्या तुम्हारे यहाँ? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लिया? Yes, sir. हाँ sir. हाँ, तो लिखिएगा according to law of mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reactants. Product मतलब multiplication, हाँ? Product of active masses of reactants. फिर यहाँ पर लिखिएगा, तो जैसे रेट एक्सप्रेशन में ऐसा लिख देता हूं, k times a to the power x e to the power y. आपको ये पढ़ाया क्या बेटा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऐसा करके कुछ पढ़ाया? No, sir. नो बोला आप लोगों ने? No sir. ओके, चलिए कोई नहीं. सो ये रेट एक्सप्रेशन लिख लो, अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ. यहाँ पर ए एंड बी आर रिएक्टेंट. फिर इसके नीचे आप लिखिएगा एक मॉलिक्यूलैरिटी. मॉलिक्यूलैरिटी बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ाया है वो फिजिकल में थोड़ी दिन बाद पढ़ाएंगे. बट हमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम थोड़ा बहुत नॉलेज ले रहे हैं. हाँ, लिखिएगा. मॉलिक्यूलैरिटी में लिखिए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, number of reactant molecules involved in a chemical reaction, number of reactant molecules involved in a chemical reaction, number of reactant molecules involved in a chemical reaction. जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन दिया हुआ है, A moles of A reacting with B moles of B giving C moles of C, D moles of D. तो जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो सिंपली कोफिशिएंट्स का एडिशन है. तो ये हो जाएगा A प्लस बी. याद रखना ये रिएक्टेंट्स के लिए होने चाहिए, है? ये भी आप हाईलाइट कर लो मॉलिक्यूलैरिटी.
लिख लिया सबने? यस सर। चलिए, अब ऑर्डर के लिए लिखिएगा। लिखिएगा, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। Full stop. It is the sum of the summation. It is the sum of the concentration terms. Concentration terms या active masses दोनों एक ही चीज है हमारे लिए, ठीक है? The sum of concentration terms on which rate of reaction actually depends. Rate of reaction actually depends. As observed experimentally. As observed experimentally. इसका मतलब है अगर रेट एक्सप्रेशन ये है तो बताइए ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर रेट डिपेंडेंट है? ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर रेट डिपेंडेंट है? ए इज अ रिएक्टेंट, बी इज आल्सो रिएक्टेंट। ए प्लस बी गिविंग पी प्रोडक्ट। बताइए ए की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है? क्या सामने लिखे है यार, देख के नहीं बता पा रहे हो? तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is X. B की कितनी कॉन्सेंट्रेशंस पे रेट डिपेंडेंट है? Order of reaction with respect to B is Y. What will be overall order? X plus ये लिख लीजिएगा, दिस इज वेरी स्पेशल। सबने कॉपी कर लिया बेटा? Shall I remove this page? yes sir. ओके, एक पॉइंट यहाँ पर दो नोट लिखिएगा। पहले में लिखिएगा, if a reaction takes place in one step, if a reaction takes place in one step, then it is called simple reaction or elementary reaction. If a reaction takes place in one step,
then it is called simple reaction or elementary reaction. And for elementary reactions, order is equal to molecularity. For elementary reactions, order is equal to molecularity. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट नोट. If a reaction takes place in more than one steps, if a reaction takes place in more than one steps, it is called complex reaction. It is called complex reaction, where order may or may not be equal to molecularity. Where order may or may not be equal to molecularity. फर्दर लिख लीजिएगा इसी में, कंटिन्यूएशन में. Every step of complex reaction is elementary. Every step of complex reaction is elementary. Next लिख लीजिएगा. Another note. Order of reaction is always found. Order of reaction is always found. Order of reaction is always found by rate law expression. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये. केवल रेट लॉ एक्सप्रेशन देखकर ही आप बता सकते हो कि ऑर्डर क्या है. रिएक्शन देख करके आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या है. ओनली रेट लॉ एक्सप्रेशन विल गिव यू. और रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से आएगा? एक्सपेरिमेंट से. Rate law expression gives you order. And how do we get rate law expression? I repeat, by experiment. Example. Example मैं question के form में दे रहा हूं. You write and get the answer. लिखिएगा. For the reaction, NO plus Cl2 giving product, rate of reaction increases. Rate of reaction increases by a factor of 2. By a factor of 2 when concentration of Cl2 is doubled. When concentration of Cl2 is doubled and rate increases by a factor of 8, EIGHT. Rate increases by a factor of 8 when concentrations of NO and Cl2 both are doubled. When concentrations of NO and Cl2 both are doubled. Find order with respect to NO, order with respect to Cl2, and overall order of the reaction. Quick answer. Sir, Yes, beta. लिख find देना है. what?
चैट, जिसको अगर आंसर आप बता रहे हो तो चैट बॉक्स में लिखो. इफ यू आर आस्किंग समथिंग देन यू आस्क. Sir, find what? Find order with respect to NO, order of reaction with respect to Cl2, and overall order of the reaction. आंसर्स लिखो. Try to write answers, but whatever answers you are getting, try to write. वेरी गुड, वेरी गुड. जिन्हें बिल्कुल स्ट्राइक नहीं कर रहा है उनके लिए मैं बता दूं, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ना, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड है, तो रेट एक्सप्रेशन चाहिए. जो मैंने दिया वो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो सबसे पहले आप रेट एक्सप्रेशन एज्यूम करो. लेट रेट एक्सप्रेशन. अब रेट एक्सप्रेशन तुमको NO के टर्म्स में लेना है और Cl2, तो ये NO की कॉन्सेंट्रेशन हो गई स्क्वायर ब्रैकेट NO, तो ये x मान लो, और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखो और उसकी पावर y मान ली. तो अपने को आंसर अब x और y चाहिए बेसिकली. तो एक बार उसने कहा है कि NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट डबल हो गया. फिर कह रहा है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया तो रेट 8 टाइम्स हो गया. तो इसको सॉल्व कर लो और x और y का वैल्यू निकाल लो. फटाफट आंसर बताओ सब लोग.
गाइस देखिए, NO का कौन, ठीक है, रेट 2R कर दो। अब सीधे सीधे आपको 2 कॉमन ले लो, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब वो कह रहा है कि 8 टाइम्स, है ना, तो इसको 8R कर दो तो k, और यहाँ मेरे ख्याल से आ जाएगा कितना, 2NO की पावर x यहाँ पर डाल दो, और ये y हो जाएगा, है ना। तो सीधे सीधे मेरे ख्याल से यहाँ 2 टू द पावर 3 आ जाएगा। तो 2 टू द पावर x और ये 2 टू द पावर y बाहर ले लिया, तो x प्लस y की वैल्यू 3 आ गई, है ना। और अगर ये कोई बताएगा, Cl2 की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में मैंने डबल दी थी कि Yes, sir. Cl2 Yes, sir. सर Cl2. Cl2 की दिखी। Cl2 की डबल. Cl2, अच्छा, तो ये चेंज करके यहाँ कर देना है, तो ये एक्चुअली 2 टू द पावर y आएगा, है ना। तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह से आपका ओवरऑल ऑर्डर जो है वो 3 आ जाएगा। याद रखना, ये 3 हमने कोफिशिएंट देख के नहीं निकाला कि बैलेंस किया, हमने यहाँ से सॉल्व किया डेटा के बेसिस पे। तो अपना रेट एक्सप्रेशन जो होगा फाइनली वो NO टू द पावर 1 एंड Cl2 टू द पावर 2 ऐसा आएगा। ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, कॉपी कर लो इसको। Sir, NO की पावर 2 और Cl की पावर 1. अच्छा, उल्टा कर दिया मैंने गलती से, हाँ, ऐसा कर लो। हो गया बेटा, should I remove this page? Yes, sir. Sir. चलो, आज की लास्ट चीज आप लिखिएगा, हैमंड पोस्टुलेट। हैमंड पोस्टुलेट, you write a note here. Since transition states have zero lifetime, since transition states have zero lifetime, in the bracket you write no finite existence, no finite existence. No finite existence. It is not possible. It is not possible to observe them. It is not possible to observe them
directly. Since transition states have zero lifetime, bracket, no finite existence, it is not possible to observe them directly. And their geometries cannot be obtained. So, sorry, आपने क्या लिखा है? Since transition states have zero lifetime, so their geometries cannot be obtained. Full stop. According to Hammond postulate, for any step, transition state resembles the side, SIDE, the side to which it is closer in energy, for which it is closer in energy. दोबारा बोल देता हूं. According to Hammond postulate, for any step, transition state resembles the side to which it is closer in energy. सब लोग रीड कर लो एक बार जरा इसको, थोड़ा अलग सा है. Just read this once. हो गया? देखो वो ये कह रहा है कि जब आप एक ट्रांजिशन स्टेट लेते हो तो ट्रांजिशन स्टेट का लाइफ टाइम ही 0 है, यानी कि उसको आइसोलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना आज के टाइम पे. तो हम लोग इसका ज्योमेट्री कैसा बनना है, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी रिएक्टेंट के बारे में पता है कि उसका ज्योमेट्री ऐसा है. मान लीजिए कि इथीन ले लिया आपने रिएक्टेंट को, है ना, तो आपको इथीन का मालूम है और इस पे तुमने HCl डाल दिया तो तुम्हें प्रोडक्ट का भी ज्योमेट्री मालूम है, तो ट्रांजिशन स्टेट का ज्योमेट्री कैसा होगा. तो उसने कहा कि ट्रांजिशन स्टेट जिस भी साइड में एनर्जी के क्लोजर होगा उसकी ज्योमेट्री से मैच कर जाएगा. मेरे ख्याल से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. जैसे ये वाला ग्राफ जो मैंने बनाया है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट मैचेस विद द ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट. मान लो मैं कोई दूसरा ग्राफ दे दूं, कुछ अजीब सा ग्राफ तुमको बनाकर मैं दे दूं ऐसा, ठीक है, मैं ऐसा ग्राफ बनाकर दे दूं और फिर तुमसे पूछूं कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट 2 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 3 है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 किससे मैच कर रहा है. तो आप बोलोगे एनर्जी वाइज ये तो इंटरमीडिएट से मैच कर रहा है. तो अगर मैं इंटरमीडिएट I1 लिख दूं, इधर I2 लिख दूं, तो ट्रांजिशन स्टेट 2 मैचेस विद इंटरमीडिएट I2. आई होप यहाँ भी समझ में आया होगा. इसको आप ड्रॉ कर लो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि बुकलेट आप प्लीज अटेम्प्ट कर लेना. कोई भी बहाना अपने माइंड में लेकर नहीं आना. कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हर एक क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लेना, ठीक है. Yes. ओके. हेलो सर. यस, सर फ्राइडे को डिस्कशन लेक्चर लेगा ना, मतलब वो रिवीजन फ्राइडे को करेंगे ना. जीओसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म सबका ओके. डिस्कशन का लेक्चर होगा, ठीक है, सो दैट तुम्हारा ओके सर. मार्क्स इंप्रूव. ओके सर. चल. ठीक है.
डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया? Yes, sir. ओके, नाउ यू कैन लीव।